Hello guys, today we will discuss about the plasma membrane. First topic of this is nature and occurrence of plasma membrane. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको लास्ट टाइम बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक इलास्टिक लेयर है जो कि सेल के बाहर की ओर प्रेजेंट होती है। तो ये आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन है ऑफ द सेल। हर एक सेल में ये प्रेजेंट होती है, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे बैक्टीरिया की सेल हो। और जनरली ये यूनिट मेम्ब्रेन के फॉर्म में सेल ऑर्गेनेल्स के चारों ओर भी प्रेजेंट होती है। जैसे क्लोरोप्लास्ट है तो डबल मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, तो वो मेम्ब्रेन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही पार्ट होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं सबके चारों ओर यूनिट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। तो यूनिट मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों एक ही चीज़ है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर की बात करें अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है ये लिपिड बाई लेयर का बना होता है। लिपिड बाई लेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मैक्सिमम पोर्शन जो होता है वो लिपिड का होता है। अप्रॉक्स 75% जो पोर्शन होता है वो लिपिड का बना हुआ होता है, इसलिए इसके स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लिपिड बाई लेयर का स्ट्रक्चर। बेसिकली इसमें लिपिड प्रेजेंट होता है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं और स्मॉल अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है। स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें मोस्ट एक्सेप्टेबल जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर आता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था सिंगर एंड निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये pieces of iceberg floating in sea। इसके लिए बोला जाता है कि पीसेस ऑफ आइसबर्ग फ्लोटिंग इन सी, मतलब एक समंदर में, ये समंदर किसका होगा? लिपिड का। तो एक समंदर में पीसेस ऑफ आइसबर्ग, आइस के टुकड़े तैर रहे हैं और ये आइस क्या होगी? प्रोटीन। या इसी को हम बोलते हैं रसगुल्ला इन कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन। जैसे शुगर के सॉल्यूशन में रसगुल्ले तैर रहे हो, शुगर का सॉल्यूशन क्या हो गया? लिपिड, रसगुल्ले क्या हो गए? प्रोटीन। तो ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये देखने में ऐसा लगता है जैसे लिपिड में प्रोटीन तैर रही हो, इसलिए ये दो लाइंस इनके लिए यूज की जाती हैं। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो इसके स्ट्रक्चर में लिपिड की लेयर होती है जो कि बाई लेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ये लिपिड है जिसमें ये लिपिड का हेड है और ये टेल है। तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज होते हैं कि इनका हेड रीजन बाहर की ओर होता है और इनके टेल रीजन अंदर की ओर होती है। तो ये लिपिड की बाई लेयर है। इनके बीच बीच में प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होती हैं। ये प्रोटीन्स कुछ ऐसी हो सकती हैं जो एक एंड से दूसरे एंड तक जाती हैं। ये फिर लिपिड की लेयर हो गई। और कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो केवल
एक ही सरफेस पर, या तो आउटर सरफेस पे या इनर सरफेस पर प्रेजेंट होती हैं। तो जो प्रोटीन बाहर की ओर प्रेजेंट होती हैं इनको हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और जो बाहर से लेकर अंदर तक जाती हैं इन्हें हम बोलते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और इन्हीं से लगे हुए कुछ कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है। अगर ये कार्बोहाइड्रेट लिपिड से लगा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइको ग्लूकोज वर्ड से आया है, कार्बोहाइड्रेट है, तो लिपिड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसको हम बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसमें लिपिड बाइलेयर है और इसके ऊपर एक्सटेंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन में बीच बीच में प्रेजेंट है। इनकी पोजीशन चेंज होती रहती है, तो ऐसे महसूस होती है जैसे ये इसमें तैर रही हो। आइसबर्ग ऑफ प्रोटीन फ्लोटिंग इन द सी ऑफ लिपिड। स्ट्रक्चर के बाद आते हैं ऑन इट्स फंक्शन या फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट फंक्शन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? तो बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से किसी मॉलिक्यूल्स का, ये कोई एक सब्सटेंस है जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट हैं, ये सराउंडिंग है जहां पर इसके मॉलिक्यूल्स स्मॉलर कंसंट्रेशन में हैं। तो ये हायर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल्स मूव करके लोअर कंसंट्रेशन की ओर चले जाएंगे और इस प्रोसेस में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी। दिस इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन को सिंपल एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम रूम के कॉर्नर पर अगरबत्ती को जला दें तो क्या होता है, वो अगरबत्ती की खुशबू थोड़ी देर में पूरे रूम पर फैल जाती है। ये डिफ्यूजन की प्रोसेस होती है। या फिर हम किसी एक बीकर में साफ पानी लेते हैं और इसमें KMnO4 का एक क्रिस्टल डाल देते हैं, तो ये KMnO4 क्या करता है, अपना कलर पूरे वाटर में फैला देता है। तो ये सब एग्जाम्पल है डिफ्यूजन के। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिफ्यूजन कर सकती है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करके इसके क्रॉस जा सकती है। इसमें कोई, इस प्रोसेस में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती है। तो दिस इज फर्स्ट फंक्शन डिफ्यूजन। सेकंड फंक्शन ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस को समझने के लिए हमें दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन लेने पड़ेंगे। डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन जिनको हमें सेपरेट करना पड़ेगा एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है इसका नेचर सिलेक्टिवली परमिएबल होता है, क्योंकि ये कुछ ही चीजों को अंदर जाने देता है, बाकी चीजों को अंदर नहीं जाने देता है। तो सिलेक्ट करता है किसको अंदर जाना है, किसको नहीं जाना। तो ऐसी सारी मेम्ब्रेन कहलाती हैं सिलेक्टिवल परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ये हमने दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन लिए। मान लीजिए ये हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, ये लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन है, और इनके बीच में ये मेम्ब्रेन हमने डाल दी। ये मेम्ब्रेन कैसी है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जब हम दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो क्या होता है, ये सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में दो पार्ट होते हैं। एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। जैसे हमने वाटर में चीनी को घोल दिया तो चीनी क्या हो गई, सॉल्यूट, वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। जो घुलता है वो सॉल्यूट कहलाता है, जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जब घुल जाती है तो इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो दो डिफरेंट कंसंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है। मान लीजिए लोअर कंसंट्रेशन में हमने केवल प्योर वाटर ले लिया और इसमें हायर कंसंट्रेशन में वाटर के साथ हमने शुगर ऐड कर दिया, तो ये हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हो गया, ये लोअर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हो गया। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस में मूवमेंट होता है सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। मूवमेंट हमेशा किसका होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल का। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन,
दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सॉल्वेंट। यहाँ पर सॉल्यूट मूव नहीं कर रहा है, शुगर यहाँ से यहाँ चली जाए, नहीं जाती है। क्या होता है, केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नॉन एज ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की प्रोसेस में केवल सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है। और इस प्रोसेस में हायर कंसंट्रेटेड और लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को हम सेपरेट करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस वाटर वगैरह का मूवमेंट ऑस्मोसिस के थ्रू हो सकता है। तो डिफ्यूजन भी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ऑस्मोसिस भी मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। थर्ड होता है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट, और यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हम स्ट्रक्चर को ऐसे रफली बनाते हैं। ये प्रोटीन, ये लिपिड बाइलेयर है और ये प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये इंट्रिंसिक जो प्रोटीन होती हैं, इनमें कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं जो स्पेशल शेप की होती हैं। स्पेशल शेप का मतलब है कि इसमें स्पेशल पार्टिकल फिट होते हैं और एक तरफ से दूसरी तरफ जा सकते हैं थ्रू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। मतलब यहाँ पर क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन, यहाँ पर होगा लोअर कंसंट्रेशन। तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ ये जा सकते हैं। जैसे कुछ आयंस होते हैं, सोडियम आयंस, सोडियम आयंस, ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा सकते हैं विदाउट लॉस ऑफ एनर्जी। इसमें भी कोई एनर्जी यूज नहीं होती डिफ्यूजन में, और इस प्रोसेस में केवल यही डिफरेंस है। डिफ्यूजन लिपिड की लेयर के थ्रू हो जाते थे, उसमें कोई स्पेशल प्रोटीन की जरूरत नहीं होती थी, लेकिन यहाँ पर स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है। और ऐसे डिफ्यूजन को, जिसमें स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है, इसको हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इसमें प्रोटीन ने फैसिलिटेट किया डिफ्यूजन को, प्रोटीन के थ्रू ये डिफ्यूजन हुआ है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट में ही एक प्रोसेस होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मॉलिक्यूल्स को ले जा सकती हैं, मॉलिक्यूल्स या आयंस को ले जा सकती हैं। जैसे यहाँ पर आपने देखा था सोडियम आयन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ चला गया प्रोटीन के थ्रू, इसमें एनर्जी खर्च नहीं हुई, इसको बोलेंगे हम फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। लेकिन अगर इसी सोडियम आयन को मूव करना है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब जैसे बाहर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर हायर कंसंट्रेशन होता है सोडियम आयन का, और अंदर की ओर लोअर कंसंट्रेशन होता है सोडियम आयन का। तो अंदर से अगर बाहर सोडियम आयन को जाना है तो क्या होगा, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाना है। तो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जब सोडियम आयन को भेजना होता है तो यहाँ पर कुछ एटीपी खर्च होगी। स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती हैं जो एटीपी की एनर्जी को यूज करके सोडियम आयन को लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ भेज सकते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जहां पर प्रोटीन की हेल्प से एटीपी खर्च करके लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स को भेजा जा सकता है। इसी तरह से पोटेशियम आयन, पोटेशियम आयन का जो कंसंट्रेशन होता है ये अंदर की तरफ ज्यादा होता है, बाहर की तरफ लोअर कंसंट्रेशन होता है पोटेशियम आयन का। तो पोटेशियम आयन को लोअर कंसंट्रेशन से, मतलब बाहर से अंदर की ओर ले जाना, तो ये कैसे जाएगा, एटीपी। तो जनरली सोडियम आयन और पोटेशियम आयन दोनों एक साथ ट्रांसपोर्ट होते हैं और इसको हम बोलते हैं पंप। एनर्जी खर्च करके, एनर्जी यूज करती है ये प्रोटीन, इसलिए ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को हम बोलते हैं पंप। और इस पंप को जो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन को ट्रांसपोर्ट करता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इसको हम बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट है इंडोसाइटोसिस। इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस में क्या होगा,
कोई सेल, साइटोसिस वर्ड यूज होता है सेल के लिए, सेल के अंदर किसी मॉलिक्यूल्स को, लार्जर मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ले जाना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडोसाइटोसिस। ये अंदर कैसे जाता है, इसको अंदर भेजने की एक स्पेशल प्रोसेस होती है जो केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही पॉसिबल होती है। ये फूड, मान लीजिए ये एक अमीबा है, अमीबा का ये फूड है, इस फूड को अमीबा को अपने अंदर ले जाना है, तो ये इंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से ही इसको अंदर ले जा सकता है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जैसे ही फूड अमीबा के कांटेक्ट में आता है, फूड के पास की प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की ओर इन्वेजिनेट हो जाती है और फूड इसके अंदर फंस जाता है। नेक्स्ट स्टेप में ये क्या करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की दोनों एंड आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाएगा। बाद में ये मेम्ब्रेन यहाँ से सेपरेट हो जाएगी, ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाएंगे, ये दोनों हिस्से आपस में जुड़ जाएंगे और फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सेपरेट हो गई। इसके बाद इसमें लाइसोसोम्स आकर अटैच होंगे जो एंजाइम छोड़ेंगे और इस फूड का डाइजेशन हो जाएगा। तो दिस प्रोसेस इज इंडोसाइटोसिस, जिसमें सेल के अंदर कोई मटेरियल जाता है। और ये दो तरह से हो सकती है, एक हो सकती है फैगोसाइटोसिस और दूसरी होती है पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस को हम पोटोसाइटोसिस भी बोलते हैं, पोटोसाइटोसिस। पीना लिक्विड को पिया जाता है और खाया जाता है सॉलिड को। तो अगर सॉलिड का इनटेक हुआ है तो ये कहलाएगी फैगोसाइटोसिस, और अगर कोई लिक्विड मटेरियल को इस तरह से लिया गया है तो इसको हम बोलेंगे पिनोसाइटोसिस या पोटोसाइटोसिस। नेक्स्ट प्रोसेस है लास्ट, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस किसी मटेरियल को सेल के अंदर से बाहर निकालना। मान लीजिए यही फूड है अमीबा का, जिसको इसको डाइजेस्ट करना था, और डाइजेशन के 5 स्टेप होते हैं। इनटेक ऑफ फूड, ये इनटेक हो गया। दूसरा होता है डाइजेशन ऑफ फूड, तो ये लाइसोसोम्स अटैच होंगे, इसमें एंजाइम छोड़ेंगे, डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद जब ये फूड डाइजेस्ट हो जाएगा तो इसमें क्या होगा, थर्ड स्टेप आएगा एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होगा, इसके अंदर जितने भी यूजफुल मटेरियल हैं ये प्रोटोप्लाज्म में मिक्स हो जाएंगे। ये थर्ड स्टेप होता है न्यूट्रिशन का, एब्जॉर्प्शन। फोर्थ स्टेप में क्या होता है, एसिमिलेशन। जितना भी एब्जॉर्प्टिव फूड है ये इस अमीबा की ग्रोथ कराएगा, इसको एनर्जी देगा, दिस प्रोसेस इज एलिमिनेशन। और बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है इसको बाहर निकाल दिया जाता है। ये लास्ट स्टेप होता है एजेशन। तो एजेशन की प्रोसेस ये कहलाती है एक्सोसाइटोसिस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें ये क्या होगा कि यही अमीबा की जो फूड वैक्यूल थी जिसमें अनडाइजेस्टेड मटेरियल था, ये अनडाइजेस्टेड मटेरियल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा, और जो फूड वैक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आएगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ से रप्चर कर जाएगी और इस मटेरियल को बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए इस प्रोसेस को हम सेल वॉमिटिंग भी बोलते हैं, सेल वॉमिटिंग या एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस में सेल के बाहर निकाला जाता है मटेरियल, इंडोसाइटोसिस में सेल के अंदर लिया जाता है। दिस इज ऑल अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन।